different clustering approach. Cluster, last time हमने उसे define किया था, the number of cells that collectively use the whole available spectrum. अब अगर उन सेल्स को हम कम रखते हैं in the start, like 4 cells if collectively use the whole spectrum instead of 7 cells, capacity would be increased because the available resources would be replicated many times. However, there is always a trade-off. We can get benefits, but up to some extent. We might be losing some other benefits, जैसे मसलन क्वालिटी, कैपेसिटी तो हम ले रहे हैं मगर क्वालिटी सफ़र करेगी। मैंने एक मिसाल दी थी पहले कि अगर 20 लोगों का खाना 40 लोगों में तकसीम किया जाए, खा तो वो लेंगे हाफ राशन, ठीक है, गुजारा भी कर लेंगे शायद, मगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, और सेहत से पता चल जाएगा, न्यूट्रिशन नीड्स उनकी बढ़ जाएंगी और यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पैदा होगी। तो कहीं तो ट्रेड ऑफ है। तो इसी तरह का ट्रेड ऑफ जब आप 4 सेल का क्लस्टर ले रहे हैं तो 4 सेल के बाद दोबारा अब फ्रीक्वेंसी रीयूज़ होगी। इसका मतलब है कि को चैनल इंटरफेरेंस अब बढ़ जाएगा। और अगर 7 सेल्स की ज्योमेट्री हम लेते हैं, जैसे ये वाला केस है, 7 सेल ज्योमेट्री है, हम उसके 7 सेल ज्योमेट्री में हम उसके डिफरेंट हिस्से कर देते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि A, B, C, D, E, F, G उस फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसीज़ के ग्रुप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा साथ ही न्यूमेरिकल, पहले भी शायद हमने उसका कुछ पार्ट किया है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाते हैं उसे। A cellular operator in Pakistan plans to provide coverage in Islamabad. Islamabad's area is 902 kilometers square. If the cell radius, a cellular operator in Pakistan plans to provide cellular coverage in Islamabad. Islamabad with an area of 902 किलोमीटर स्क्वायर, 908 किलोमीटर स्क्वायर है या 902 है, इन दोनों में से कोई फिगर है। If the cell radius is considered to be 500 meter, that means it would be a microcellular system. Microcellular system would provide more capacity. So if the radius of the cell is kept as 500 meter, find the total number of cells that the operator would need to provide coverage in Islamabad. Moreover, if 4 megahertz bandwidth
total bandwidth of 4 megahertz is allocated to the operator by PTA for GSM cellular standard, and if guard band is not considered, थोड़ा सा गार्ड बैंड रखा जाता है अगर गार्ड बैंड भी कंसीडर ना करें. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय द ऑपरेटर इन इस्लामाबाद. अब उसमें ही ये तो जस्ट आपको दे दिया गया है, इसमें अब आपकी मर्ज़ी है कि क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स आपसे पूछा गया है, तो आपने वो ज्योमेट्री यूज़ करनी है जो मिनिमम क्लस्टर साइज़ जो पॉसिबल है. तो 4 मिनिमम क्लस्टर साइज़ पॉसिबल है. 3 भी यूज़ होता है मगर उसे अवॉइड किया जाता है क्योंकि 3 में अगर 3 सेल ज्योमेट्री हम लेते हैं, देखें आप 3 सेल मसलन A B C ये अगर यूज़ हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर लाजमी B यूज़ करना होगा क्योंकि A और C तो यूज़ नहीं कर सकते, तो B से को यहाँ यूज़ करना होगा. 3 सेल ज्योमेट्री अगर लेते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा कि सिर्फ इतना डिस्टेंस दिया जा रहा है बिटवीन द 2 सेल्स और ये नाकाफ़ी है. इसलिए 4 सेल ज्योमेट्री और 4 सेल क्लस्टर साइज मिनिमम क्लस्टर साइज समझा जाता है फॉर अ प्रॉपर कवरेज एंड फॉर अ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ वॉइस कॉल्स. 4 सेल ज्योमेट्री में आप देखें A B C D यही आगे रिपीट होंगे, तो हम यहाँ पर दोबारा A को रिपीट करेंगे, यहाँ पर हम दोबारा D को रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पर फिर हम B को रिपीट कर सकते हैं और यहाँ पर C को रिपीट कर सकते हैं. तो 2 को चैनल सेल्स के दरमियान लाजमी हमारे पास एक पूरा सेल आएगा 4 सेल ज्योमेट्री में. 7 सेल में तो आप देखें काफ़ी फासला है, एक सेल से ज़्यादा है, मगर 4 सेल में एटलीस्ट एक सेल है. ठीक है, तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, उस वक़्त आपने सेल ज्योमेट्री यानी कौन सी यूज़ करनी है, क्लस्टर साइज़ 4. मगर अगर आपको क्लस्टर साइज़ दे दिया जाता है फिर तो आपको वहीं यूज़ करना होगा. इसके बाद इसी क्वेश्चन को फिर साथ ही इस तरह भी यानी एक्सटेंड किया जा सकता है. इफ़ द ऑपरेटर यूजेस 4 सेल ज्योमेट्री instead of using 7 cell geometry, what trade-off the operator will have to do. इसमें एक और चीज़ जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे तो इस क्वेश्चन का पार्ट बनेगी, वो है सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो. तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो वो दूसरा ट्रेड ऑफ है जो उसे करना पड़ेगा. कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्वालिटी ख़राब हो जाएगी. जी 4 सेल जब आपको यानी बिल्कुल ही क्लस्टर साइज नहीं दिया जाता, आपसे यही पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स फाइंड करें जो अकोमोडेट किए जा सकते हैं सिस्टम के अंदर. तो फिर आप मिनिमम जो नंबर है क्लस्टर की सेल्स का नंबर, तो वो आप यूज़ करेंगे. तो मिनिमम हमारे पास 4 है, क्योंकि 4 से हम 3 में आ नहीं सकते. फॉर अ स्टैंडर्ड कॉल हम 3 में नहीं आ सकते.
3 भी यूज़ किया जाता है, मगर ये अच्छा नहीं समझा जाता, उसे अवॉइड किया जाता है। कुछ ऑपरेटर कहीं पर वो उसे यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर कैपेसिटी की इंतहाई ज़्यादा शॉर्टेज हो, मगर वहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और 4 प्रॉपर स्टैंडर्ड क्लस्टर साइज है, 4 से शुरू होता है। अभी तो आपने रेडियस बताया ना 500 मीटर, हम एज्यूम करेंगे ये हर चीज़ सर्कुलर है? जी जी, ये एज्यूम करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया था कि बेसिकली जो सेल हैं वो अपने आप को कन्फाइन नहीं करते टू द हेक्सागोनल ज्योमेट्री या रेडियो सिग्नल्स। रेडिएशन तो ओपन है, मगर अगर फ्लैट एरिया हमारे पास हो तो रेडिएशन सर्कल में, अगर ओमनी डायरेक्शनल एंटेना हो तो एक सर्कल में उनकी पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अगर हम तकरीबन सेंसिटिविटी लेवल -100 dBm ले लेते हैं और हम कहते हैं कि बाउंड्री वही है जहां ये पावर लेवल अचीव हो रहा है, तो फिर ये एक हमारे पास बेस स्टेशन हो जाता है। अब अगर हमने सर्कल्स के साथ एरिया को कवर करना है, तो अगर आप दूसरे की भी इसी तरह बाउंड्री ऐसे ले लेंगे और फिर ऐसे आप बाउंड्रीज लेते जाएंगे तो आपके पास स्पेसेस आ जाएंगी। इसका मतलब है ये वो स्पेसेस हैं जहां कवरेज, क्योंकि यहाँ से जो कवरेज आ रही है -100 dBm, यहाँ से जो कवरेज आ रही है -100 dBm, इस तरफ से कवरेज -100 dBm। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सिग्नल पावर है वो -120 या -130 भी हो सकती है। इसका मतलब है मोबाइल वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सिग्नल्स सेंसिटिविटी लेवल वो है मिनिमम यूजेबल पावर जिस पर वो डाटा को डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब है वहाँ पर डाटा डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी वो नहीं रखता, तो कॉल तो हो ही नहीं सकती, कॉल मेंटेन नहीं हो सकती। अब इसका फिर क्या तरीका हुआ कि इस सर्कल को हम उठा के यहाँ ले आएंगे, इस सर्कल को हम उठा के ऐसे ले आएंगे और इसी तरह यहाँ एक और सर्कल, तो अब ओवरलैपिंग सर्कल वजूद में आए। इसका मतलब है कि इस सेल की बाउंड्री यहाँ तक है और इस सेल की बाउंड्री यहाँ तक। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि ओवरलैपिंग रीजन है। याद है कि जब हमने हैंडओवर को स्टडी किया था तो हैंडओवर में हमारे पास ओवरलैपिंग रीजन होना चाहिए। अगर ओवरलैपिंग रीजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि कॉल ड्रॉप होने के चांसेस होंगे, ज़्यादा होंगे, तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। तो अब अगर हम इसी तरह सेलुलर प्लानिंग अब करें और सेल की ज्योमेट्री देखें, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन को तो हमें फिर भी डिवाइड करना है दो सेल्स के दरमियान, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये ख़त्म हो गई लाइंस, और यहाँ पर डिवाइड किया ये वाली लाइंस ख़त्म हो गई। इसी तरह यहाँ पर ये वाली लाइंस, इसी तरह जब हम सारा करते हैं तो हमारे पास हेक्सागॉन्स आते हैं। तो हेक्सागॉन कैन बेस्ट मॉडल द सेलुलर कवरेज रीजन। और यही है कि अगर शहद की मक्खियों का छत्ता भी आप देखें तो हेक्सागॉन्स हैं, क्योंकि प्रॉपरली कवर किया गया है रीजन को। कोई और ज्योमेट्री ऐसी नहीं हो सकती कि जो प्रॉपर रीजन को कवर करे। तो प्रॉपर एंगुलर और एंगल्स के साथ और इसी तरह साइड्स के साथ, इक्वल साइड्स के साथ। जी जी, नहीं प्रैक्टिकली तो फिर भी सर्कल ही हैं, सर्कल ही हैं, क्योंकि सिग्नल्स को तो कोई पता नहीं कि कहाँ तक बाउंड्री है। वाघा बॉर्डर पर जो परिंदे रहते हैं उनको पता ही नहीं कि नीचे कोई इनके दरमियान कोई बाउंड्री भी है, उधर के इधर, इधर के उधर चले जाते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर ले लें, जी नहीं, हाँ स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर का मसला ये है कि स्क्वायर को, क्योंकि असल में तो जो रेडिएशंस हैं वो तो सर्कल्स बना रहे हैं, स्क्वायर तो वो बनाते नहीं हैं।
तो अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, तो जो सर्कल है तो उसमें तो फिर हमें बहुत बड़ा ओवरलैपिंग रीजन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में लाने के लिए, और इतना बड़ा ओवरलैपिंग रीजन कि हो सकता है हमें वो सर्कल की जो बाउंड्री है वो सेंटर तक लानी पड़ेगी। ये तो फिर आगे ज्योमेट्री है। अगर हम हेक्सागन की बजाय यानी 6 सर्कल्स, उसकी बजाय हम 7वां सर्कल बनाते हैं, यानी हम इसके इर्द गिर्द 7 सर्कल बनाते हैं, तब भी फिर ओवरलैपिंग रीजन बड़ा हो जाएगा। और अगर हम 6 की बजाय 5 नेबरिंग सर्कल्स बनाते हैं तो फिर हमारे पास कुछ रीजन वो अनकवर्ड रह जाएंगे। तो नेचुरली एक सर्कल के नेबरिंग में अगर 6 सर्कल होंगे तो कम से कम ओवरलैपिंग रीजन के साथ वो फुल कवरेज मिलेगी। ओवरलैपिंग रीजन का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर अंडर अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, मगर कम से कम ओवरलैपिंग रीजन के साथ हमें फुल कवरेज मिलेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब एक सर्कल के गिर्द हम 6 सर्कल बनाएं। ये नेचुरल है, ये ज्योमेट्रिकल, इसीलिए शहद के जो छत्ता है तो मक्खियों को भी नेचुरली इसका पता है। और वैसे भी कहीं भी जब कवरेज की जाती है किसी शेप की तो वो हेक्सागन्स के ज़रिए की जाती है। कोई और क्वेश्चन किसी का? तो हेक्सागन तो इस तरह वजूद में आए हैं, और हमें तो ज़रूरत इस तरह है कि ओवरलैपिंग रीजन ना हो, ताकि हमें सेल की ज्योमेट्री के साथ सेलुलर प्लानिंग कर सकें। उस सेलुलर प्लानिंग ईज़ के साथ कर सकें, तो फिर हमें कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल मॉडल यूज़ करना होगा। तो वो ज्योमेट्रिकल मॉडल हमारे पास हेक्सागन है। तो इसी तरह हेक्सागन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सेलुलर प्लानिंग में। उन प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये है कि 6 की 6 साइड्स वो इक्वल होती हैं। फिर एंगल्स सबटेंडेड बाय ऑल साइड्स आर इक्वल। और कितने एंगल बनेंगे? 6 साइड्स हैं, 6 एंगल्स बनेंगे। तो 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्री का एक एंगल आएगा। तो अगर एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री का आ जाता है, फिर इसके बाद आप इस तरफ को जो रेडियस हैं तो वो भी इक्वल हैं, और ये रेडियस एग्जैक्ट उस सर्कल का रेडियस होता है। मसलन क्योंकि ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पर तीनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मोबाइल इस तरफ को चल पड़े तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आती है हैंडओवर में, क्योंकि हैंडओवर में यहाँ कुछ भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। तो ये वर्टेक्स, तो जो वर्टेक्स हमारे पास आते हैं तो वहाँ से अगर हम लाइनें सेंटर को लगाएं तो वो इक्वल रेडियस आएंगे। तो वो रेडियस एक साइड के बराबर होंगे। तो हर साइड रेडियस के बराबर होती है एक सेल की। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं हेक्सागन की, और जिनका फ़ायदा हम उठाते हैं। तो इसी तरह ये अभी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, एरिया ऑफ अ सिंगल सेल, इस पर हम काम कर चुके हैं शायद। जी जी, कौन सा? सेल का जो रेडियस है, देखें ये हमारे पास सेल का एक रेडियस है। ये असल में क्या है कि जब हमने सर्कल, जो नेचुरल रेडिएशन है वो तो सर्कुलर है,
तो बेसिकली इन वर्टेक्स पर से सर्कल गुजरता है, मगर ओवरलैपिंग रीजन की वजह से उस तरफ वाला सर्कल इस तरफ को था जो गुजर रहा था, मगर वर्टेक्स पर दोनों सर्कल या जो तीसरा भी सर्कल, तो ये सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए वो वर्टेक्स बन रहे हैं। तो सेंटर से वर्टेक्स तक का जो फासला है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये एग्जैक्टली इक्वल टू द -100 dBm लेवल है। द डिस्टेंस दैट कैन बी अचीव्ड बाय -100 dBm लेवल। जी हाँ हाँ जी जी बिल्कुल जी जी नहीं, ये तो अब हम आगे बढ़ेंगे ना, ये तो हम उसमें जाएंगे कि एक्साइटमेंट कैसे होगी, यानी हम बेस स्टेशन कहाँ लगाएं कि जो सारे कवरेज का जो एरिया है, कवरिंग एरिया, उसको कवर करें। तो बेस स्टेशन कहाँ लगाए जाएं, ये तो फिर अगला क्वेश्चन है। तो बेस स्टेशन की भी हम बात साथ ही करते हैं कि बेस स्टेशन अगर सेंटर में लगाया जाए किसी सेल के और वो ओमनी डायरेक्शनल बेस स्टेशन हो तो वो पूरे सेल को वो इक्वली कवर करेगा। मगर जैसे मैंने पहले कहा कि इस तरफ से अगर सिग्नल यहाँ से चलेगा इस डायरेक्शन में है तो वो ओमनी डायरेक्शनल, तो ऑल डायरेक्शंस वुड बी कवर्ड विद इक्वल पावर। तो इस तरफ से यहाँ पर सिग्नल का वो लेवल नहीं होगा जो वर्टेक्स पे है, यहाँ ज़्यादा सिग्नल की पावर होगी क्योंकि वर्टेक्स ज़रा दूर है। फिर जब ये पावर यहाँ तक पहुँचेगी यानी अगले सेल में चली जाएगी तो यहाँ पर उसका -100 dBm लेवल पूरा होगा। तो इसलिए ये कुछ रिसर्च पेपर इस पर मौजूद हैं कि अगर मोबाइल इस तरफ को चल पड़े वर्टेक्स की डायरेक्शन में तो हैंड ओवर की डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं, तो इस पर लोगों ने रिसर्च की हुई है। उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे कवर किया जा सकता है, पार्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो सेल डिज़ाइनिंग और फिर सेलुलर जो हमारे पास ज्योमेट्री है उसकी बेसिस पर हैंड ओवर, मोबिलिटी मैनेजमेंट और इस तरह बहुत सारे और भी जो इश्यूज़ हैं तो उन पर आगे रिसर्च की भी जा सकती है और हुई भी है, और अभी काफ़ी रूम भी है। मगर अभी तक जो जिस पर सबका इत्तेफाक है तो वो ये है कि जब सेलुलर प्लानिंग में सेल को डिज़ाइन करना है तो वो हेक्सागॉन्स की सूरत में करना है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सेल बनते हैं वो नेचुरल लैंडस्केप के साथ बनते हैं। मसलन कहीं पर अगर पहाड़ी है तो उससे तो सिग्नल क्रॉस नहीं होगा, तो हमें सेल इस तरफ को बनाना होगा, इसलिए इर्रेगुलर शेप के सेल बनते हैं। तो मसलन अगर कहीं पर जंगल है तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको उसके साथ साथ सेल बनाने होंगे। फिर इस जंगल को अगर आपने कवर करना है किसी सेल के ज़रिए तो कोशिश ये की जाएगी कि इस जंगल में को मैक्रो सेलुलर सिस्टम के ज़रिए कवर किया जाए। इस्लामाबाद में इस तरह के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। मैक्रो सेलुलर मसलन यहाँ पर मैक्रो सेल लगाया जाए जो कवरेज तो ज़्यादा दे मगर कैपेसिटी कम हो। छोटे सेल हम ज़्यादा कैपेसिटी अचीव करने के लिए बनाते हैं कि कैपेसिटी, ताकि इसकी पावर कम हो, ताकि पावर यहाँ आके उसे लाजमी हैंडओवर करना पड़े मोबाइल को किसी और सेल में जाने के लिए। तो फिर हम जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसे रीयूज़ कर सकते हैं अगले में। मगर अगर आपने एक ही सेल बना दिया, इसका मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, अब आपको ये फ्रीक्वेंसी कहीं यहाँ रीयूज़ करनी होगी।
तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ रीयूज़ करेंगे तो उसी जियोग्राफिक एरिया में आपने बड़ी दूर वो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ की, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटी आपकी रिड्यूस हो गई। जितना ज़्यादा दफ़ा आप रेप्लिकेट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, उतना आप बेहतर कवरेज ले सकते हैं। मगर ये है अप टू 2G, अप टू GSM। 3G में फिर डिफरेंट है। 3G में CDMA है और CDMA में फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं है। ठीक है, तो एक सिंगल सेल की अगर हम ज्योमेट्री लें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये R है, R रेडियस है, तो फिर हमारे पास ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जो साइज़ है ये R के इक्वल नहीं होगा, बल्कि इसको हम चलें एक नया इसे एक नए वेरिएबल के साथ डिनोट कर देते हैं। तो ये डिनोट हमने किया है R डैश के साथ। अब R डैश और R इन दोनों के दरमियान हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं जो रिलेशनशिप है। तो ये वाला एंगल टोटल हमारे पास 60 का आता है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का। तो R डैश इज इक्वल टू R cos थीटा और cos 30 डिग्री। इसका मतलब है कि 3√2R के इक्वल होगा R डैश। अब एरिया ऑफ अ सिंगल सेल ये किसके बराबर होगा? गौर करें कि इस तरह की, हाँ, इस तरह की 12 ट्रायंगल्स हैं और ये जो ये वाली लाइन है ये किसके बराबर है? R डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो एक ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो 12 इंटू एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स, तो इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है? 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय बेस किसके बराबर है? यही R डैश के बराबर है, और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर किसके बराबर है? R/2 के बराबर। तो R डैश की जगह पर हम 3 इंटू 3 अंडर रूट, ये जो अभी हमने 3 अंडर रूट इंटू R डिवाइडेड बाई 2 ये यूज़ कर लेते हैं उसकी वैल्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 3 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वेयर, एरिया ऑफ द होल सेल। जी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, ये तो एक ट्रायंगल का एरिया होता है, कोई भी ट्रायंगल हो, और इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर R/2 है। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो अगर गौर करें ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ये R के इक्वल है, ये सारी साइड एक पूरी R के इक्वल है। ठीक है, तो ये सारी साइड R के इक्वल है, तो ये R/2 के इक्वल होगा, और ये 30 डिग्री, इसको हम R डैश कह रहे हैं। तो R डैश सबसे पहले तो R डैश किसके बराबर है? जो बेस है
किसके बराबर है? आर कॉस थीटा और कॉस 30 डिग्री। तो और कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो 1/2। तो इस तरह की कितनी हमारे पास ट्रायंगल्स मौजूद हैं? 12। क्योंकि बड़ी ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 हैं और जो रेक्टेंगल ट्रायंगल हैं तो ये 12 हो गए, क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 हिस्सों में डिवाइडेड। ठीक है, तो 12 6 के साथ उसे मल्टीप्लाई किया, ये 2 तो वैसे ही हमने काट दिया 6 के साथ, तो बेस r डैश की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की और परपेंडिकुलर r डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ठीक है, बड़ी आसान सी डेरिवेशन। अब सबसे पहले तो जो हमें न्यूमेरिकल दिया गया है, तो उस न्यूमेरिकल को अगर हम यूज़ करें, हमारे पास कितने टोटल कवरेज एरिया कितना है? टोटल कवरेज एरिया इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद का एरिया है 902 किलोमीटर स्क्वायर। अब सिंगल सेल हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए R हमारे पास कितना है जो हमें दिया गया है? 500 मीटर। तो R इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ सिंगल सेल दैट वुड बी इक्वल टू 3 × 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वायर। तो ये ज़रा फाइंड करें। आज के बाद आपके पास कैलकुलेटर हर हालत में होने चाहिए जी। 0.65 किलोमीटर स्क्वायर। ये प्रैक्टिस सब लोग कर लें, क्योंकि यहाँ एक और बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आती है और स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं और वो बहुत सिली मिस्टेक होती है, वो यूनिट्स की कन्वर्शन की मिस्टेक। तो 1 किलोमीटर वो 1000 मीटर्स के बराबर है, मगर याद रखें कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो 1000 मीटर स्क्वायर के बराबर नहीं होता, बल्कि इस सारे का स्क्वायर होता है, तो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह की एक मिस्टेक यूजुअली स्टूडेंट करते हैं। ये मार्कर ठीक नहीं, ये मार्कर आपने गलत दिया हुआ है, ये साफ, ये तो लिखता ही नहीं है ये बस। नंबर ऑफ सेल्स कितने आए हमारे पास? 1388 टोटल नंबर ऑफ सेल्स दैट कैन कवर इस्लामाबाद। अब इसके बाद 4 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ उस ऑपरेटर को मिली हुई है। हमें एक चैनल की कितनी बैंडविड्थ होनी चाहिए हमारे पास GSM में? 200 किलोहर्ट्ज़। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल हम फाइंड करेंगे फॉर GSM। नंबर ऑफ GSM फ्रीक्वेंसी चैनल्स, तो वो कितने होंगे? 4000 किलोहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 200 किलोहर्ट्ज़। तो ये 20 फ्रीक्वेंसी चैनल्स और नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स, यही बैंडविड्थ हर ऑपरेटर को जितनी बैंडविड्थ अपलिंक में मिलती है उतनी ही डाउनलिंक में। तो जब चैनल की बात हम करते हैं तो वो डुप्लेक्स चैनल होता है जिसमें अपलिंक और डाउनलिंक दोनों अवेलेबल हैं।
तो नंबर ऑफ वॉइस चैनल्स और डुप्लेक्स वॉइस चैनल्स, तो एक फ्रीक्वेंसी चैनल में 8 चैनल हमारे पास मौजूद हैं, टाइम स्लॉट्स मौजूद हैं। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 160। अब नंबर ऑफ टाइम्स द फ्रीक्वेंसी कैन रेप्लिकेट, तो वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रीयूज़, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ अगर हम मिनिमम यूज़ करना चाहें तो वो कौन सा है, क्लस्टर साइज 4, n इज इक्वल टू 4। तो अगर n इज इक्वल टू 4 हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द फ्रीक्वेंसी कैन बी रेप्लिकेटेड, तो नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस वन ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चैनल्स, क्योंकि 1 ओवर 4 है हमारे पास, तो कितना आ गया, ये जो भी वैल्यू आपके पास आती है इसमें कितनी वैल्यू आती है, 347। तो इतने क्लस्टर बनेंगे ना, क्योंकि 4 सेल का एक क्लस्टर बन रहा है, तो कितने क्लस्टर बनेंगे, वही तो असल में रेप्लिकेशन है। जितने क्लस्टर होंगे उतनी दफ़ा हमारे चैनल्स रेप्लिकेट होंगे। उस तरह भी एक ही बात है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 4 आप कहीं भी कर लें। ये जो भी फिगर आपके पास आती है 347 पॉइंट्स में भी आती है तब भी ठीक है, ओके। तो 347, अब टोटल हमारे पास इतने आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, क्योंकि यूज़र कस्टमर तो बहुत हो सकते हैं मगर सारे ही एक्टिवली उस वक़्त सर्विसेज नहीं ले रहे होते। ये वो हैं कि जो एक्टिवली सर्विसेज वॉइस चैनल्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कितने एक्टिव यूज़र्स अकोमोडेट हो सकते हैं, वो 160 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। तो ये इन इस्लामाबाद एक ऑपरेटर के पास इतने यूज़र्स होंगे। अब अगर वो उस ऑपरेटर के पास इतने कस्टमर ही नहीं होते या इतने यूज़र उसकी स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आते ही नहीं हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते, तो वो फिर क्वालिटी की तरफ ध्यान देगा। तो अगर वो क्वालिटी की तरफ ध्यान देगा तो वो क्लस्टर साइज 4 की बजाय 7 कर देगा। जी दो मैंने वही कहा है कि 4 मेगाहर्ट्ज़ अपलिंक पे भी मौजूद है, 4 मेगाहर्ट्ज़ डाउनलिंक पे मौजूद है। तो असल में हर दफ़ा जब कोई ऑपरेटर को बैंडविड्थ मिलती है तो उसका मतलब ये होता है कि डुप्लेक्स बैंडविड्थ है, यानी दोनों उसमें मौजूद है साइड्स पर, इसलिए हम डुप्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं। वॉइस चैनल होता ही डुप्लेक्स है। जी 200 किलोहर्ट्ज़ ये GSM की बैंडविड्थ है कि जो GSM स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें देनी है, तो ये स्टैंडर्ड के मुताबिक है। और अगर मैं कहता कि एम्प्स, ये तो अभी जो यूज़ हो रहा है इस वक्त सिस्टम, अगर एम्प्स जैसे पाकटेल का सिस्टम था तो उसमें 30 किलोहर्ट्ज़ का चैनल था, मगर वहाँ पर फिर वॉइस चैनल वही जो यहाँ से हमारे पास आते फ्रीक्वेंसी चैनल ही उसके वॉइस चैनल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर TDMA का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसकी कैपेसिटी और भी कम होती है, बैंडविड्थ भी कम। क्लियर? और अगर यही कुछ हमें CDMA के लिए करना पड़े तो CDMA में इसी तरह फ्रीक्वेंसी चैनल हम निकालेंगे। CDMA में जो फ्रीक्वेंसी मसलन जैसे
WCDMA वाइड बैंड CDMA में, जो कि GSM का वर्जन है, 3G वर्जन, तो GSM के साथ कंपैटिबल है, तो उसमें 5 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ दी जाती है। तो 5 मेगाहर्ट्ज़ फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉइस चैनल आएंगे। अब हर वॉइस चैनल में अगर 200 कोड्स, ऑर्थोगोनल कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसका मतलब है 200 यूज़र्स को हम कवर कर सकते हैं। तो फिर हम वही फ्रीक्वेंसी चैनल निकाल के फिर उसे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्थोगोनल कोड्स। कोड की लेंथ को जितना बढ़ा दें तो उतना को ऑर्थोगोनल कोड बनाए जा सकते हैं, उतने यूज़र्स को अकोमोडेट किया जा सकता है, अप टू द लेंथ ऑफ द कोड। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे CDMA में। तो फिर डिवीज़न बाय 4 रेप्लिकेशंस का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट बाकी होता नहीं है, मगर क्योंकि वहाँ क्लस्टर साइज़ नहीं होता।